सुखवाद का अनुप्रयोग कल आपको पढ़ाया था, और सुखवाद के अनुप्रयोग में आपको बताया था कि हाँ तो कर लिया तो बताना चाहिए ना, क्या किया है, क्या किया है वही बताना चाहिए। इस अनुप्रयोग में 3 चीजें हमने सीख ली थी। एक सीखा था इस सवाल का जवाब, मैं नैतिक क्यों बनूं, नैतिकता की प्रेरणा कहां से आएगी। इसका उत्तर हमने ढूंढा था कि नैतिकता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मानसिक सुख, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्वांगीण कल्याण। नैतिकता बढ़ेगी तो मानसिक सुख बढ़ेगा, मानसिक सुख बढ़ेगा तो हमारे जिंदगी हमारा सर्वांगीण कल्याण होगा। इसलिए अगर आप अपना सर्वांगीण कल्याण चाहते हैं, इसलिए अगर आप जिंदगी में मानसिक सुख चाहते हैं तो नैतिक बनिए। अक्सर हम लोग ये मानते हैं कि नैतिक बनने से हमारी जिंदगी में सुख घट जाएगा। सुखवाद की एक विचारधारा जिसको हम परिष्कृत सुखवाद कहते हैं वो मानती नहीं। नैतिक बनने से शारीरिक सुख हो सकता है कम हो जाए, लेकिन सुखों की विविधता बढ़ जाएगी। शारीरिक सुख में समस्या है कि जब आप शारीरिक सुख के पीछे भागते हैं तो शारीरिक सुख तो मिलता है, लेकिन और सुख आने बंद हो जाते हैं, डाइवर्सिटी प्लेजर्स की खत्म हो जाती है। जबकि यहां पे अगर आप मानसिक सुख के पीछे जाएंगे तो शारीरिक सुख तो सीमित होगा, लेकिन आध्यात्मिक सुख, कलात्मक सुख, साहित्यिक सुख, संवेग से मिलने वाला सुख, बौद्धिकता का सुख, ये जो अलग अलग किस्म के सुख हैं उनकी आपकी क्षमता बढ़ जाएगी। तो आप अलग अलग तरह के बहुत सारे सुखों को भोग सकेंगे। बिल्कुल वैसे समझिए जैसे एक व्यक्ति को मैक्सिकन, थाई, जापानीज, लेबनानी तमाम तरह के खानों का वैरायटी उपलब्ध हो, और एक आदमी के पास एक ही मालपुआ पूरी रोज रोज उपलब्ध है। शारीरिक सुख को कुछ देर के लिए मालपुआ पूरी की तरह मान लीजिए, हलवे की तरह मान लीजिए, वही हलवा आप रोज खाए जा रहे हैं। दूसरे में हलवा तो आप महीने में 15 दिन में एक बार खाएंगे, लेकिन कभी लेबनीज भी खाएंगे, कभी जापानीज भी खाएंगे, कभी मैक्सिकन भी खाएंगे, कभी थाई भी खाएंगे। मानसिक सुख वाले लोग यही कह रहे हैं, शारीरिक सुख के पीछे भागोगे वही उपभोक्तावाद रोज रोज, एक ही तरह की जिंदगी जियोगे। और मानसिक सुख के पीछे जाओगे तो अलग अलग तरह के साहित्यिक, कलात्मक, सौंदर्यात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक तमाम तरह के सुख मिलेंगे, डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए इसका सीधा संबंध की प्रोपोर्शनल है ये। मतलब नैतिकता बढ़ती है तो मानसिक सुख बढ़ता है, मानसिक सुख बढ़ता है तो आदमी का सर्वांगीण कल्याण होता है, और सर्वांगीण कल्याण में हमारे अच्छे जीवन की कौन सी अवधारणा प्राप्त होती है हमको, व्यापक संकल्पना। अच्छे जीवन की व्यापक संकल्पना प्राप्त होती है। आज कमेंट नहीं आ रहा तुम्हारा, बड़ा रुक रहा है, स्टक हो रहा है, 4 मिनट 5 मिनट पहले का कमेंट दिख रहा है, इसलिए मैं कमेंट देखना बंद कर चुका हूं। तो एक मैं नैतिक क्यों बनूं सवाल का जवाब तुमने सीखा था सुखवाद में। स्वार्थवाद में हमने इसका जवाब सीखा था, नैतिक इसलिए बनो क्योंकि इसी में दीर्घ काल में तुम्हारा हित छुपा हुआ है, और सबके हित में तुम्हारा हित छुपा हुआ है। नैतिक बनने सबका हित होगा, सबका हित होगा तो तुम्हारा हित होगा। सुखवाद में उसी सवाल का जवाब डिफरेंट मिल रहा है। सुखवाद में जवाब मिल रहा है नैतिक इसलिए बनो जिससे सुखों की डाइवर्सिटी बढ़ जाए। ठीक है, तो एक तो मैं नैतिक क्यों बनूं इस सवाल का जवाब। दूसरा क्या था, इससे मनुष्य की भलाई कैसे होगी, या फिर कहें मानव से जुड़ी नैतिक समस्याएं कैसे हल होंगी। मानव से जुड़ी नैतिक समस्याएं कैसे हल होंगी। मानव से जुड़ी नैतिक समस्या क्या है, मानव हिंसक हो जा रहा है, लालची हो रहा है, स्वार्थी हो रहा है, ईर्ष्यालु हो रहा है, भ्रष्ट हो रहा है, मानव से जुड़ी समस्या है। मानव में चरित्र खराब हो रहा है, तो इसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं। इसकी समस्या है चरित्र की खराबी, इसकी समस्या है हिंसक, लालची, स्वार्थी बनना, धोखेबाज हो रहा है इंसान, इसमें इंसानियत कम हो रही है, मानवीयता कम हो रही है। इस तरह की समस्याएं मनुष्य की। इस पर भी कल बताया कि अगर आप मानसिक सुख को जीवन में ज्यादा तरजीह देंगे तो मानसिक सुख मिलता ही तभी जब आपकी चेतना का विकास होता है। और चेतना के विकास में क्या पाया था आपने, संवेदनशीलता का विकास होगा, बौद्धिकता का विकास होगा, आध्यात्मिकता का विकास होगा, सामाजिकता का विकास होगा। और जो आदमी संवेदनशील ज्यादा होगा उसके हिंसक होने की संभावना कम हो गई। तो यौन हिंसा की समस्या इससे क्या होगी, हल होने लगेगी। यौन हिंसा वो आदमी करेगा जो स्त्रियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। लेकिन अगर अपने जीवन में ज्यादा उत्कृष्ट किस्म का मानसिक सुख भोगने के लिए अपने आप को संवेदनशील बना रहे हैं तो उसी संवेदनशीलता से आपके भीतर हिंसा कम हो रही, और हिंसा कम हो रही तो उस हिंसा के कम होने से आपके स्त्रियों के प्रति हिंसा करने की संभावना भी कम हो रही। तो मानव की भलाई कैसे होगी, दूसरी बात थी। तीसरी बात थी दुनिया की भलाई, वैश्विक समस्याओं का समाधान। वैश्विक समस्या में हम लोगों ने इस बार ले लिया था पर्यावरणीय संकट। और पर्यावरणीय संकट के संदर्भ में देखा था कि अगर मानसिक सुख पर ज्यादा जोर देगा मनुष्य तो उपभोग की मात्रा, उपभोग की मांग कम हो जाएगी।
उपभोग की मांग कम होगी तो संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम होगा। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम होगा तो पर्यावरणीय संतुलन बहाल होगा। तो ये 3 बातें आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, 3 बातें आप पढ़ चुके हैं। इसमें मानव की भलाई वाली और मानव से जुड़ी नैतिक समस्याओं का समाधान वाली जो पढ़ाई थी उसका मैं बहुत संक्षेप में, ध्यान रखना, कोई सवाल जब तुमसे पूछा जाएगा नैतिक समस्या पर, इसको कैसे दूर करोगे, भ्रष्टाचार को कैसे दूर करोगे, यौन हिंसा कैसे दूर करोगे, तुम उसी सवाल का अलग अलग उत्तर सीख रहे हो। स्वार्थवाद में हमने सीखा कि अगर हम सीख लें कि सबके हित में हमारा हित है, तो हम ये भी सीख लेंगे स्त्रियों के हित में भी हमारा हित है। उसमें देखा था कि स्त्रियां भी अगर अपने हित की तरफ फोकस हो जाएं तो वर्गीय चेतना बन जाएगी। वर्गीय चेतना से कैसे यौन हिंसा रुक जाएगी, तो उसी सवाल का जवाब स्वार्थवाद से भी होगा। और उसी सवाल का जवाब यौन हिंसा कैसे रुकेगी, उसी का जवाब सुखवाद से भी होगा। जब आप शारीरिक सुख को जिंदगी में ज्यादा महत्व देते हैं तो आपकी चेतना का परिष्करण नहीं होता, संवेदनशीलता नहीं आती। सुख तो भोगते हैं, वो तो अलग बात है। उसे खराबी ये पैदा होती है कि आप में वही उपभोक्तावादी नजरिया स्त्रियों के शरीर के प्रति बन जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसे पुरुष यौन हिंसा करेंगे, इसकी संभावना ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपका मानसिक परिष्करण हो गया, बौद्धिकता बढ़ गई, संवेदनशीलता बढ़ गई, तो यौन हिंसा में गिरावट आएगी। तो यौन हिंसा पर कोई सवाल पूछा जाए उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो स्वार्थवाद से बताओगे स्त्रियों में अगर स्वहित की चेतना, वर्गीय चेतना पैदा कर दी जाए तो हित की चेतना पैदा होने पर वो यौन हिंसा का सामूहिक प्रतिरोध करेंगी। इससे यौन हिंसा को रोका जा सकता है। अब पुरुषों के स्तर पर क्या बताओगे, पुरुषों के स्तर पर बताओगे कि उनको क्या बना दिया जाए, संवेदनशील बना दिया जाए, उनमें मानसिक सुख को मूल सुख बना दिया जाए, तो फिर आप उससे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मानव की भलाई में मैं इसको फिर से इसलिए लिख दे रहा हूं, कमेंट तो मुझे मैंने कहा रुक जा रहा बीच में, इसको इसलिए लिख दे रहा हूं कि आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी पढ़ाई आप समस्या हल करने के लिए कर रहे हैं। तो आप सुनते हैं बहुत सारी बात, लेकिन लिखने के लिए जो आर्गुमेंट होते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं। उन्हीं आर्गुमेंट्स के लिए नैतिक प्रेरणा वाली बात को मैंने जोड़ दिया, सर्वांगीण कल्याण से, जीवन की गुणवत्ता से। इस वाली बात को मैं आपको समझा रहा हूं, नैतिक मनुष्य के, मानव से जुड़ी नैतिक समस्याओं के समाधान में इस वाली बात को भी समझा रहा हूं और उसको फिर से एक पॉइंट में नोट कर दे रहा हूं। इसमें आपको दिखाना होगा मानव से जुड़ी सारी नैतिक समस्याएं मानवीय चरित्र की खराबी, मनुष्य में संवेदनशीलता की कमी, मानव में संकीर्ण स्वार्थवादी नैतिकता का विकास, इनसे जुड़ी हुई है। मानव संकीर्ण रूप से स्वार्थी हो रहा है, केवल अपने हित के बारे में सोच रहा है, सबके हित के बारे में नहीं। संवेदनशीलता उसकी कम हो रही और उसके चरित्र में खराबी आ रही है। अब इसी से क्या क्या, भ्रष्टाचार, इसी से यौन हिंसा, इसी से शोषण, इसी से उपभोक्तावाद, बहुत सारी से समस्याएं पैदा हो रही। किससे? संवेदनशीलता की कमी से। किससे? नैतिकता का, स्वार्थवादी नैतिकता के विकास से। किससे? चरित्र में उसके दुर्गुण आने से। इसका समाधान क्या बताएंगे आप कहेंगे इसका समाधान है यदि मनुष्य की चेतना में क्या बढ़ा दी जाए, संवेदनशीलता बढ़ जाए या बढ़ा दी जाए, मानव में हिंसा, शोषण की प्रवृत्ति को रोक दिया जाए, इसमें सामुदायिकता की, स्वार्थवाद की जगह सामुदायिकता की भावना पैदा कर दी जाए, समानता, न्याय जैसे मूल्यों में आस्था बन जाए, दूसरों की पीड़ा की समझ आ जाए। अगर उसकी चेतना में यह सब हो जाए तो इससे क्या होगा, इन कारकों से नैतिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मान लीजिए आप में से कोई सोच रहा होगा सर इसको तो एक बार बता चुके थे, दोबारा क्यों बता रहे हैं, कुछ बात इस तरह की मैंने बताई पहले। तो आगे जिन लोगों को उत्तर लिखना होगा इसी को ऐसे उतार के छाप दोगे, ये लिखने वाले पॉइंट्स हैं। अगर आप किसी प्रश्न में किसी मानव से जुड़ी समस्या का समाधान कर रहे होंगे तो आप इन पॉइंट्स को ऐसे हूबहू उतार सकते हैं, तो ये आपके नोट्स के लिए काम आएगा, इसलिए इसको लिख रहा हूं। बाकी तो आपने प्रवचन तो सुना ही। अब ये कैसे होगा, आप कहेंगे यह सारे लक्ष्य किससे होंगे, मानसिक सुख की तरफ मानव को
ले जाने से प्राप्त हो जाएंगे। अगर इंसान को मानसिक सुख की तरफ ले जाए तो सारे लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे। कैसे कैसे प्राप्त हो जाएंगे? मानसिक सुख को भोगने के लिए क्या चाहिए? कला, साहित्य, संगीत, विमर्श, की समझ विकसित करनी होगी। मतलब जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी में सिलेबस पता होता है तो उसकी तैयारी करते हैं, वैसे पैसा कमाने के लिए काम धंधा करते हैं, वैसे जिस दिन आप ये मान लेंगे कि हमको जिंदगी में मानसिक सुख बढ़ाना है, उस दिन आप लिटरेरी टेस्ट डेवलप करेंगे। एक विद्यार्थी 6, 8 साल, 7 साल यूपीएससी की तैयारी करता है, फेल हो जाता है, तब भी करता रहता है। 2 साल फेल हो गया, 3 साल फेल हो गया, तब भी करता रहता है। तो ठीक वैसे मानसिक सुख वाले लोग क्या कहते हैं कि अगर आप इन चीजों की तैयारी करेंगे, किस चीज की? कला का टेस्ट डेवलप करना, साहित्य का टेस्ट डेवलप करना, संगीत का टेस्ट डेवलप करना, विमर्श का टेस्ट डेवलप करना, तो इनकी समझ विकसित करनी पड़ेगी। और जैसे आप ना जानते हैं, अभ्यास करने से तो करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। अभ्यास करते हैं तो आप बदलाव पाते हैं अपने भीतर। जैसे आप जिम जाते हैं तो आपका शरीर बदलने लगता है, जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपके शरीर में बदलाव आने लगेगा। वैसे जब आप इन चीजों का टेस्ट डेवलप करेंगे तो आपकी चेतना में बदलाव आने लगेगा। इस समझ को विकसित करनी होगी। और इसके लिए क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे चेतना में बदलाव आता है। चेतना का क्या होता है? परिष्करण होता है। एक आदमी अगर एथलीट बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, तो क्रिकेट में जाकर क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेलते खेलते उसकी स्किल में बदलाव आ जाता है। ठीक वैसे जो मानसिक सुख के पीछे जाएगा, नावल पढ़ेगा, उपन्यास पढ़ेगा, संगीत सुनेगा, सिनेमा देखेगा, इसका टेस्ट एक बार आप में डेवलप हो गया तो फिर इससे चेतना में बदलाव आ जाएगा। और यही चेतना जिसका परिष्करण हो गया, इसी चेतना के परिष्करण से, इसी टेस्ट से इसमें क्या पैदा होगी? इसमें संवेदनशीलता, बौद्धिकता, सामुदायिकता, चेतना में यह लक्षण आएंगे। और अगर ये लक्षण आ गए तो इससे आपके नैतिक मूल्य अपने आप उसके साथ चले आएंगे। इस तरह से मानव से जुड़ी की समस्या का समाधान करने के लिए आपको बात कहनी है। दुनिया वाली समस्या पर कल बता चुका हूं, ठीक। हालांकि मानव से दुनिया की समस्या भी निकल जाएगी। ऐसे ही मैं आपका उत्तर का इंतजार किए बिना संस्था में नैतिकता लाना और संस्था की नैतिक समस्याओं का समाधान करना, इसको भी हमको परिष्कृत सुखवाद से। और ये बड़ी आसान बात है। देखो, यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में जहां हम ज्यादा नैतिकताएं पाते हैं, जैसे क्या दिखा सकते उदाहरण, डेनमार्क और नॉर्वे दुनिया के 2 ऐसे देश हैं जहां प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी जाती हैं। उदाहरण तुमको ऐसे ढूंढने पड़ेंगे। अब जब डेनिश लोग और नॉर्वे के लोग सबसे ज्यादा किताब पढ़ते हैं, प्रति व्यक्ति किताब पढ़ने का जो दर है इन दोनों देशों में सबसे ज्यादा है। जब इन देशों के लोग बहुत किताब पढ़ते हैं तो उन किताबों को पढ़ने से उन्हें साहित्य का रुचि विकसित हुई है। साहित्य का उनके अंदर टेम्परामेंट आया। उसी साहित्य से क्या हुआ है? उनकी चेतना में बदलाव आया है। और चेतना से बदलाव में एक बार उनको मानसिक सुख की आदत पड़ गई डेनमार्क के आदमी को, क्योंकि साहित्य संवेदनशीलता जुड़ा हुआ है। नॉर्वे के आदमी को उसकी आदत पड़ गई तो डेनमार्क नॉर्वे में अपराध कम हो जाएगा। संवेदनशील आदमी ज्यादा अपराध नहीं करेगा, संवेदनशील आदमी ज्यादा हिंसा नहीं करेगा। तो देखो कैसे एक ट्रेट, एक चीज नेशनल कैरेक्टर बदल सकती है। अगर आपने निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत पढ़ा है, आइसलैंड वाला, उसमें उन्होंने बताया कि आइसलैंड नाम के देश में आपको क्रिएटिविटी बहुत मिलेगी। लोग गप खूब मारते हैं, कविताएं लिखते हैं, चित्रकला में बड़ा रुचि है उनकी। और इन सब कामों से आइसलैंड के निवासियों में चेतना का परिष्करण हुआ, क्योंकि कल्चर बन गया वहां सब। और चेतना का परिष्करण बना से हुआ तो आप आइसलैंड में पाएंगे कि ना यौन अपराध ज्यादा होगा, ना भ्रष्टाचार ज्यादा होगा, ना शोषण कोई किसी का कर रहा है, ना हिंसा कर रहा है। तो अगर आप नॉर्डिक कंट्रीज का एग्जांपल लें, नॉर्डिक कंट्रीज का, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन मुल्क माने जाते हैं रहने के लिए, तो नॉर्डिक कंट्रीज में आप पाएंगे कला, साहित्य, संगीत, सिनेमा, लिटरेचर, बौद्धिक विमर्श, इन पर बहुत निवेश किया उन्होंने। बच्चों में इसका टेस्ट डेवलप करते हैं, नागरिकों में इसका टेस्ट डेवलप करते हैं। और उस टेस्ट की डेवलपमेंट से ये उनमें परिष्कृत सुख की चेतना पैदा कर देते हैं। और परिष्कृत सुख की चेतना से इनके समाज में नैतिकता आ रही है। और नैतिकता से तमाम वो समस्याएं जो हम भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में झेल रहे हैं, अफ्रीका में झेल रहे हैं, लैटिन अमेरिका में झेल रहे हैं, वहां आप पाएंगे वो समस्याएं नहीं आएंगी। नॉर्डिक कंट्रीज में लोग पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। नेचर टूरिज्म बहुत होता है। जैसे आप दुनिया के कुछ देशों में जाएंगे, भारत आएंगे हिस्टोरिकल रिलीजियस टूरिज्म के लिए, आप मंदिर घूमने आएंगे, किले घूमने आएंगे, भारत आएंगे तो। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क कोई किला और मंदिर घूमने नहीं जाता, मस्जिद घूमने नहीं जाते, या चर्च घूमने नहीं जाता। वहां लोग जाते हैं नेचर के लिए। तो जो नेचर के साथ उनका संबंध बनाया उन लोगों ने, नॉर्डिक देशों ने, नेचर को प्रिजर्व करना,
नेचर का ख्याल रखना, उनको नेचर से क्या मिलता है? सुख। उस नेचर के सुख से उनमें क्या, ये प्रकृति पर संवेदनशीलता। तो कहीं एक जगह से भी अगर आप इंसान में मानसिक सुख का कोई स्रोत विकसित कर दें, वो प्रकृति से आ रहा हो, किताब पढ़ने से आ रहा हो, संगीत से आने लगे, सिनेमा से आने लगे, कला से आने लगे, तो आदमी में बदलाव आ जाता है। और ऐसा आदमी जिसमें इस तरह की कोई एक चीज विकसित हो गई, एक से ज्यादा चीज विकसित हो गई, उसके भ्रष्ट होने, हिंसक होने, झूठ बोलने, चोरी करने, इन सब तरह की संभावनाएं कम हो जाती है। अब इससे जुड़ी एक और बात बताता हूं। भारत के जितने बड़े प्रशासक हैं, जो सबसे नैतिक प्रशासक आपको मिलेंगे, जो सबसे नैतिक प्रशासक मिलेंगे, जिसे आप टीएन शेषन का नाम जानते हैं, तो टीएन शेषन वीणा बजाते थे। टीएन शेषन को कर्नाटक संगीत का बहुत शौक था। आप कोई बड़े से बड़ा ईमानदार प्रशासक पढ़िएगा, अगर वो ईमानदार रहा है तो इसलिए रहा है क्योंकि उसका या तो पढ़ने में बहुत रुचि रही है, या संगीत में, या कला में, स्थापत्य में। ढूंढिएगा भारत के सारे, वो महालनोबिस हो, या फिर टीएन शेषन हो, वो बीडी शर्मा हो, केजी अल्फोंस हो, जितने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबका ये मानसिक सुख वाला साइड बहुत स्ट्रांग था। इससे उस मानसिक सुख से उनकी चेतना में बदलाव आया, और चेतना में बदलाव आया तो उनमें नैतिक विकास हो गया। तो आप इसको देशों के उदाहरण से भी समझा सकते हैं, इसको व्यक्तियों के उदाहरण से भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ नहीं है इस तरह से। बहरहाल, संस्था में नैतिकता लाना, संस्था की नैतिक समस्याओं का समाधान करना परिष्कृत सुखवाद से कैसे होगा? तो इसका बड़ा आसान सा उत्तर है, परिष्कृत सुखवाद से व्यक्ति में कर्तव्य की चेतना आती है। कैसे आती है? कमेंट आपका आना शुरू हुआ है, मुझे दिखना शुरू हुआ है। अरे भाई, तुम लोग महान हो। कोई कलकत्ता वीरभूमि बुर्दमान मैदा से हो क्या? नकुल कुमार भगत, कहाँ कोलकाता वर्धमान जा रहे हो भाई? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रशासक नहीं, लेकिन हाँ जरूर उनको आप रख सकते हैं। उनको भी किताबें लिखने का, संगीत का, वीणा का बहुत शौक था। सीए के सर जगदीश जंगी सर की वेडिंग है क्या? शिवानी, क्या करोगे उनकी शादी में? कौन सा रुचि है तुमको? हाँ, और भूल लक्ष्मीकांत की ली हूं, हिमांशी उपाध्याय। देखो, किस दुनिया में रहते हो? पता चल गया तुमको कि इनको कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो दुनिया भर की गप मार रहे हो, शादी ब्याह करवा रहे हो, लक्ष्मीकांत की किताब खरीद रहे हो एथिक्स की क्लास में। तुम्हारी असलियत एकदम सामने आ जाती है। जैसे तुमको पता चला कि तुमको कोई देख नहीं रहा है, सारा तुम्हारा चोंगा उतर जाता है। अच्छा, जरा मुझे बताएंगी शिवानी, मुझे शिवानी बताएंगी क्या लिखा है मैंने? परिष्कृत सुखवाद से व्यक्ति में कर्तव्य की चेतना आती है। कैसे? शिवानी बताएंगी कैसे आती है? बताइए शिवानी। और नकुल कुमार भगत, आप भी बताएंगे। ध्यान रखो, संस्थाओं की समस्या क्या है? लोग उसमें कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। आईएएस अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, पुलिस वाला अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। मैंने लिखा कर्तव्य की चेतना आ जाएगी सुखवाद से। कैसे? अमित, तुम लड़की हो कि लड़का हो? अमित राठौर तुम्हारा नाम है। मैं नहीं बता रही सर, बता रहे हो, बता रही हो। भारत में व्यवस्था नहीं है श्वेता, लेकिन आपको यह पता चल गया कि आप जब तक कोई एक मानसिक सुख मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आपकी चेतना का नेचर नहीं बदलता है। जैसे आपको पैसे की आदत है, उस सुख को आप समझ गए तो उसमें आपका मन लगता है, वैसे ही आपका एक दूसरे सुख में मन लगने लगेगा तो आप नैतिक हो जाएंगे। बता दीजिए, चलिए मधु जी आप ही बता दीजिए। अच्छा, भाई के नाम से आईडी है, अपने नाम से आईडी क्यों नहीं बनाई? आईएएस बनोगी आईडी भाई के नाम की। चलिए मधु जी बताएंगी। लिखा है सर, कभी मुझ से भी पूछ लिया करो। शिवानी तो गायब है, अब वो नहीं आएंगी। लक्ष्मीकांत वाले का नाम मैं भूल रहा हूं, कौन थी? तो अपना नाम बता दो, आगे से मुझे पता रहेगा कि अमित राठौर नहीं बुलाना है। मोहिनी कुमारी कह रहे हैं सर, अगर सुख की नैतिकता समझ में आ गई तो कर्तव्य की चेतना आ जाएगी। ऐसे तो नहीं आएगी। सुख की नैतिकता समझ आने से थोड़े, समझा तो दिया मैंने तुमको, कर्तव्य की चेतना आ जाएगी क्या तुम्हारे अंदर? हाँ, हिमांशी उपाध्याय है शायद ना। लक्ष्मीकांत की किताब देख के बताओ हिमांशी, कैसे आएगी कर्तव्य की चेतना? तुम्हारा मन नहीं लगता एक जगह मधु, तो जिंदगी में जहां मन लग रहा है वहां फिर कुछ समय बिताओ। कहां क्लास में आ गई हो? जहां मन लगा है, जिस पर लगा है वहां लगाओ अभी। क्लास में भी वो उधर भी मन नहीं लग पा रहा, इधर भी नहीं लग पा रहा है। ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे।
दो तीन लोगों ने सही बताया, मैंने देखा और भी लोगों का पढ़ रहा हूं। ठीक है, देखो, कर्तव्य की नैतिकता के लिए क्या क्या चाहिए, दो ही तरीका है सवाल को हल करने का। एक, कर्तव्य के लिए क्या चाहिए ये पता कर लो और देख लो कि मानसिक सुखवाद वहां तक कैसे ले जाएगा। दूसरा, मानसिक सुखवाद तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन करेगा, उससे कर्तव्य तक कैसे पहुंच जाओगे। दो तरीका है। जैसे मान लो परिस्थिति सुखवाद से कर्तव्य की चेतना आती है, मैंने लिखा, तो हम क्या कर लें, हम इसको हल करने के लिए एक तरफ लिख लें कर्तव्य की चेतना का लक्षण, और इधर लिख लें मानसिक सुख या परिष्कृत सुख से चेतना में बदलाव। ठीक है, अब इधर कुछ फैक्टर लिखो और उधर कर्तव्य की चेतना के लक्षण लिखो, दोनों मैच कर जाएं। जो कर्तव्य की चेतना के लक्षण होने चाहिए वो मानसिक सुख से चेतना में आ जाता है, तो इसका मतलब कर्तव्य की चेतना बन जाएगी। अगर किसी आदमी में कर्तव्य की चेतना बन के अपने कर्तव्य का पालन करने लगा तो संस्थाओं की ज्यादातर समस्याएं क्या हो जाएंगी, हल हो जाएंगी। ठीक है, जरा दो बॉक्स बनाओ। इधर लिखना है कर्तव्य की चेतना के लक्षण, इधर परिष्कृत सुख से होने वाले बदलाव। किसमें बदलाव होता है परिष्कृत सुख से, दोनों को मैच करा दो। जैसे मान लो कर्तव्य की चेतना के लक्षण क्या होंगे, जिसमें कर्तव्य की चेतना होती है आदमी स्वार्थी होगा, केवल अपने लिए सोचेगा, या सामुदायिक होगा, समुदाय के लिए सोचेगा। क्या है ना चाहिए इसके लिए, इसके लिए होनी चाहिए सामुदायिकता का भाव। जो समुदाय के लिए सोचेगा वही कर्तव्य की चेतना में काम करेगा। दूसरा, कर्तव्य की चेतना किससे आएगी, जब तुम उपभोक्तावादी होगे या उपभोक्तावाद को नियंत्रित करोगे। स्वार्थवाद एवं उपभोक्तावाद पर नियंत्रण। जो कर्तव्य का पालन करेगा आदमी, उसमें क्या होना चाहिए, दो चीज, या तो बहुत बौद्धिक हो और या संवेदनशील हो। कर्तव्य से क्या जुड़ी होनी चाहिए, सेवा की चेतना। जो कर्तव्य का पालन करेगा उसमें दूसरे के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए। ये कर्तव्य की चेतना के कुछ लक्षण है। आप में सेवा भाव होगा तो कर्तव्य का पालन करेंगे, आप में संवेदनशीलता होगी तो आप कर्तव्य का पालन करेंगे, आप में बौद्धिकता होगी तो कर्तव्य का पालन करेंगे, आप में स्वार्थवाद नियंत्रित होगा तो कर्तव्य का पालन करेंगे, और आपके सदजीवन की संकल्पना कैसी हो, व्यापक हो। सदजीवन समझते हो, एक वही आदमी कर्तव्य का पालन करेगा जो ये मान चुका हो कि अच्छी जिंदगी में केवल पैसा नहीं चाहिए, पैसे के अलावा ढेर सारी चीज चाहिए। बता देना, साहित्य, कला, संगीत, नेचर, सामाजिकता, आध्यात्मिकता, बहुत सारी चीज चाहिए मुझे अपनी जिंदगी में, तभी मेरी जिंदगी अच्छी होगी। इसको क्या कहते हैं, व्यापक अवधारणा। सदगत अच्छे सदजीवन की संकल्पना व्यापक हो। ठीक है, ये कर्तव्य की चेतना के लिए जरूरी दशाएं हैं, चाहे इनको लक्षण कह लो, चाहे इनको इसके लिए जरूरी दशाएं कह लो। और इधर तुम जानते हो कि जब तुम परिष्कृत सुख की तरफ जाओगे तो क्या जानते हो, परिष्कृत सुख भोगने के लिए क्या पैदा करना पड़ता है, कला, संगीत, साहित्य, दर्शन, सिनेमा, की समझ वाली चेतना चाहिए। और ऐसी चेतना का विकास तभी हो पाएगा जब व्यक्ति जीवन में केवल पैसा और उपभोग के पीछे ना भागे। कहा था आपको चेतना का विकास करने के लिए समय चाहिए। अगर आप उपभोक्तावादी हैं, केवल पैसे के पीछे भागे तो आपके पास कोई समय नहीं है। तो परिष्कृत सुख भोगने के लिए आपको जीवन में केवल पैसा और उपभोग के पीछे भागेंगे तो नहीं मिलेगा। इसलिए लिखा, ऐसी चेतना का विकास तभी हो पाएगा जब व्यक्ति जीवन में केवल पैसा और उपभोग के पीछे ना भागे। क्या करे, अपने शारीरिक सुखों को सीमित करे। क्या करना होगा, शारीरिक सुखों को सीमित करिए। आप बगल में लिखिएगा, मैं आप नीचे लिखिएगा, मैं बगल में लिख रहा हूं। और अगर आपने शारीरिक सुख सीमित कर लिए तो आप जानते हैं इससे क्या, इससे स्वार्थ, उपभोक्तावाद, लालच, झूठ, इन पर क्या होता है, नियंत्रण। हिंसा उनसा सब पर नियंत्रण होता है, गांधी से पढ़ चुके हो ये, तो वही बात लिख दोगे। और जब लालच पर नियंत्रण हो गया, स्वार्थ पर नियंत्रण हो गया, तो मेरी चेतना कैसी बन गई, सामुदायिक। मैं केवल अपने बारे में नहीं सोचता, स्वार्थी नहीं हूं, लालची नहीं हूं। तो ये सारे लक्षण क्या हो जाएंगे, वहां से निकालोगे। लालच रुका, झूठ रुका, हिंसा रुकी, स्वार्थ रुका, तो हमारे अंदर क्या आ जाएगा, ये तो है स्वार्थवाद और उपभोक्तावाद पर नियंत्रण। उधर भी आप देख रहे हैं स्वार्थ और उपभोक्तावाद पर क्या आ गया, नियंत्रण। इस तरीके से अब ये इसलिए लिखा है कि मुझे इतना भरोसा नहीं है कि तुम उत्तर में लिख पाओगे, इसलिए मैंने टेबल ही बना दी है कि ऐसे कैसा छाप देना।
ऐसा छाप दोगे तो तुम्हारा उत्तर अटा बना बनाया हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे अंदर क्या आएगी? कर्तव्य की चेतना। और कर्तव्य की चेतना से अगर आईएएस जाने लग जाए, किसमें? सिविल सेवा में। कर्तव्य की चेतना से डॉक्टर जाने लगे हॉस्पिटल में। कर्तव्य की चेतना से शिक्षक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लग जाए, सब कर्तव्य की भावना से काम करने लगे, तो संस्थाएं क्या हो जाएंगी? बेहतर। अगर हम ड्यूटी के सेंस से काम करने लगे तो हमारी संस्थाएं बेहतर हो जाएंगी। और ड्यूटी का सेंस हमारे भीतर तब तक नहीं आएगा जब तक हमारी बौद्धिकता का, हमारी संवेदनशीलता का, हमारे अंदर सेवा की भावना का, इन सब का विकास नहीं होगा। और उसका विकास इधर बताया आपको तभी होगा जब ये शर्तें होंगी। तो इस तरीके से दोनों क्या हो गए? मैच कर गए। इधर वाली बात में भी देखो, स्वार्थ उपभोक्तावाद पर नियंत्रण है, उधर भी वही लिखा है। स्वार्थ उपभोक्तावाद पर नियंत्रण, सामुदायिकता उधर भी आएगी, इधर भी आएगी। इस दोनों चीजें क्या हो रही? मैच कर रही हैं। तो कहोगे इसलिए यदि व्यक्ति के जीवन का, अच्छे जीवन का विचार व्यापक कर दिया जाए, परिष्कृत सुख की तरफ उसको मोड़ दिया जाए, तो उसमें कर्तव्य की चेतना आएगी। और कर्तव्य की चेतना से संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग, ये सब क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो मैं एक और लाइन लिख दे रहा हूं। इस कर्तव्य की चेतना से संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति क्या नहीं करेंगे? पद का निजी हित के लिए दुरुपयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे? वे अपने पद का जनहित, लोकहित में प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? और संस्था की आचार संहिता का पालन करेंगे। जब ये सब करेंगे तो संस्थाओं की समस्या क्या होगी? इससे काम चोरी, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं हल हो सकेंगी। छाप लो इसको ऐसे कैसे। नकुल कुमार भगत अब प्रकट हो गए, अभी तक नहीं थे। चैट करते समय पूरे टाइम रहते हो। ठीक है। सुखवाद में जैसे टेबल बना के सब किया है, वैसे स्वार्थवाद में भी टेबल बना के जैविक आंगिक एकता से बनाया था, लिखा, उसका भी टेबल बना के। यही जो कुछ आर्गुमेंट है, सारा प्रवचन सुनने के बाद अगर एक अलग कॉपी में लिखते जाओगे तो बस तुमको उदाहरण जुटाने होंगे, इंडेक्स जुटाने होंगे। यही कुछ उदाहरण होंगे, जैसे स्वार्थवाद से दो तीन आर्गुमेंट, सुखवाद से 2-3 आर्गुमेंट, कान से 2-3 आर्गुमेंट सीखे थे, वही सारे मिला जुला के 25, 30, 35 आर्गुमेंट जो जुटाओगे, वही से उसी से सारा इथिक्स का पेपर सॉल्व करोगे। 25-30 आर्गुमेंट बहुत होते हैं, एक आंसर में 2 से आर्गुमेंट ज्यादा नहीं लिख पाओगे। 12-13 सवाल में 2-2 आर्गुमेंट सब में लिखे तो 26 आर्गुमेंट 13 सवाल में हो गए। तो तुम्हारे पास 26-27 आर्गुमेंट होंगे तो 26-13 सवाल हल हो जाएंगे। 26-27 मतलब एक एक टॉपिक से 2-2 3-3 आर्गुमेंट। संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी से कर्तव्य की नैतिकता कैसे आएगी? नहीं, संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी से स्वार्थवाद वाला मामला जुड़ेगा। अगर तुम स्वार्थवाद की बात करें तो सही है, संस्था प्रॉफिटेबल होगी, संस्था आपका स्वार्थ पूरा करेगी, बदले में आप संस्था के लिए काम करेंगे। स्वार्थवादी ऐसा कहते हैं कि अगर हमारे स्वार्थ का ध्यान दे संस्था। लेकिन हम यहां की संस्था की बात कर रहे हैं, या हम उन संस्थाओं की बात करें जो सेवा की नैतिकता पर खड़ी है। आईएएस में तो तुमको स्वार्थ के लिए नहीं जाया जाएगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में स्वार्थवाद वाला एग्जांपल लगा दोगे, क्योंकि उन कंपनियों में आपको खूब बढ़िया पैकेज मिलता है। कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो तुम्हारा जॉब सिक्योर है, नहीं तो तुम्हारी छटनी हो जाएगी। इसलिए आदमी मेहनत करेगा, अपने नौकरी को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन सरकारी सेवा में तो नौकरी तुम्हारी खत्म नहीं होती, वहां तो एक बार मिल गई रिटायरमेंट तक रहेगी। तो वहां स्वार्थवाद वाला आइडिया काम नहीं करता है। इसलिए ऐसी संस्थाओं में कर्तव्य पालन जहां स्वार्थ तुम्हारा ही नहीं, पुलिस सेवा में जाओगे तुम अपने स्वार्थ के लिए काम ही नहीं कर रहे हो, आईएएस बनोगे अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि सेवा की नैतिकता है। वहां कर्तव्य की नैतिकता कैसे आएगी? तुम्हारी बात सही है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे होते तो प्राइवेट सेक्टर में स्वार्थ की नैतिकता से आदमी कर्तव्य की तरफ जाता है, अपने स्वार्थ से काम करता है। लेकिन अगर हम सरकारी सेक्टर की बात करें, प्राइवेट स्कूल का मास्टर, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला टीचर, पुलिस सेवा में काम करने वाला आदमी, आईएएस, सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर, इनको तो सरकार कहेगी नहीं कि आओ अपना स्वार्थ पूरा करो। ये गूगल माइक्रोसॉफ्ट की तरह सरकार को पैकेज तो देगी नहीं, तो वो नैतिक कैसे बनेगी? उसका जवाब यहां तुमको सुखवाद से मिला। तो सुखवादी नैतिकता में अगर व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य बदल लेगा, शारीरिक सुख के बजाय मानसिक सुख को ज्यादा तरजीह देगा, तो उसमें सेवा की नैतिकता का विकास होगा, उसमें बौद्धिकता, संवेदनशीलता का विकास होगा, और उससे कर्तव्य की नैतिकता उसमें मजबूत हो जाएगी। कोमल, अभी इथिक्स का सिलेबस कहां से डाउनलोड करो? ये बहुत जल्दी तुमने सवाल पूछ लिया। क्लास खत्म हो जाने दो, 2-3 महीना और होने दो, जब खत्म हो जाए तब पूछना। अरे कोमल, अभी तक तुमको सिलेबस कहां से मिलेगा यही नहीं पता चला? सिलेबस कहां से मिलेगा? ये तो बड़ा आसान है। इथिक्स सिलेबस करके टाइप करो गूगल पे, दर्जन भर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वेबसाइट खुल जाएंगे, सब पे सिलेबस पड़ा हुआ है। ओम प्रकाश धानवे,
सर इलीगल मनी मिलने पर सरकार के अधिकारी उसे खा जाते हैं क्या? पता नहीं भाई खाते हैं कि नहीं खाते, अब मैं तो सरकारी अधिकारी हूं नहीं, उन्हीं से पूछो। वो दाल चावल खाते हैं कि रुपया ही खा जाते हैं, वही बता पाएंगे। बिहार में तो सुना था वहां के कुछ नेता चारा खा गए थे, हो सकता है अधिकारी पैसा खाते हो, पता लगाना पड़ेगा। जब आदमी ने जानवर नहीं छोड़ा था, उसका खाना खा गया था, तो रुपया भी खा ही सकते हैं। निजीकरण का मॉडल बेस्ट जी। ठीक है, अभी हो गया ना सुखवात का एप्लीकेशन। चलें आगे, खूब विस्तार समझ लिया तो पर्यावरणीय संकट भी सॉल्व कर दोगे, यौन हिंसा भी रोक लोगे। अब दो कम से कम बातें सीख ली, स्वार्थवाद से सुखवात से। स्वार्थवाद से स्त्रियां रोकेंगी क्योंकि वो स्वार्थ से एकजुट हो जाएंगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और पुरुषों में सुखवात से संवेदनशीलता आ जाएगी। तो उसी यौन हिंसा रोकने के दो तरीके हो गए, पुरुषों में संवेदनशीलता बढ़ा दो और स्त्रियों में प्रतिरोध बढ़ा दो। स्त्रियां स्वार्थवादी हो जाएं, पुरुष परिष्कृत सुखवात की तरफ चले जाएं, तो यौन हिंसा को क्या कर लोगे? रोक लोगे। तो सवाल का हल हो गया कि कानून से हल नहीं हो रही समस्या कैसे होगी, तो बताओगे। अब आइए जरा चलते हैं इसकी पूरे सिद्धांत की आलोचना पर। मैंने तो कहीं नहीं कहा पल्लवी की दोनों कनेक्टेड हैं, पल्लवी पांचाल, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। राधे विकास गुप्ता, इतना यार पढ़ा दिया, अब तुम पूछ रहे हो कि रावण कैसे मरा था? रावण राम के तीर से मरा था, करप्शन कर्तव्य की चेतना से मरा था। करप्शन को कैसे रोकोगे? क्या लिखा है यहां बताओ जरा भाई। इससे काम चोरी, अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं क्या हो जाएंगी? हल हो जाएंगी। कब हल होंगी? पीछे जाओ। कब हल होगी भ्रष्टाचार समस्या? जब कोई आदमी अपने पद का प्रयोग किसके लिए करेगा? अपने हित के लिए नहीं, किसके लिए? लोकहित के लिए। सवाल फिर लोकहित के लिए कब करेगा? जब व्यक्ति में कर्तव्य की चेतना आएगी, ड्यूटी का सेंस आएगा। और ड्यूटी का सेंस कैसे आएगा? यही तो समझाया है, ड्यूटी का सेंस कैसे आएगा। तो ड्यूटी का सेंस बना दो, आदमी पद का दुरुपयोग नहीं करेगा, अपने निजी स्वार्थ के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं करेगा, उससे करप्शन की समस्या हल हो जाएगी। ये बताया भाई राधे विकास। चलिए अब आइए जरा, ये कह रही आप पहले मुझे पल्लवी जी बोलते थे, अच्छा आपके सम्मान में कमी आई, इसका मुझे खेद है। अब मैं आपको श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पल्लवी जी बुलाऊंगा, अब ठीक रहेगा? स्त्रियों में वर्गीय चेतना कब आएगी? स्वीट पॉइजन, पहले तुम बताओ, तुम स्त्री हो पुरुष? पहले ये बताओ, स्त्री हो कि पुरुष? ऐसे ऐसे नाम रखे हो, अमित राठौर तो अभी तक नहीं बताया अपना नाम, नाम ही नहीं पता, बताओ। चलें आगे भाई। और कोई काम का सवाल है तो बताओ, नहीं तो सुखवात को हम लोग उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं। दूसरे गोले से आए हैं यार, तो इसी क्लास में कहां चले आए? दूसरे गोले के टीचर से पढ़ते, टीचर इस गोले का, प्राणी दूसरे गोले के, इसलिए मुझे लगता है कि वो दोनों की भाषा ही अलग है। मैं इस गोले वाली भाषा बोलता हूं, उस गोले वाली समझते हैं। ओम प्रकाश धनावे, आप कल से आए हैं, तब से आपने कुछ जोरदार सवाल पूछ लिए हैं। इसके पहले आप पता नहीं कहां विलुप्त थे, डोडो पक्षी की तरह। खैर, नैतिकता समानता क्यों नहीं लाएगी? समानता कैसे आएगी ओम प्रकाश धनावे? समानता तब आएगी जब संसाधन सबके पास तक पहुंचे। संसाधन सबके पास तक कब पहुंचेंगे? जब आदमी अपनी जरूरत भर का सामान लेगा, ज्यादा नहीं लेगा, तो सब तक पहुंचेंगे। मानसिक सुख वाला आदमी सामान ज्यादा नहीं लेगा, तो संसाधन दूसरों के पास पहुंचेंगे, समानता आ जाएगी। अगर आप सुखवाद से समानता कैसे आएगी ये पूछ रहे हैं, तो सुखवाद में मानसिक सुखवादी आदमी उपभोग की मात्रा घटा देगा, उपभोग कम करेगा तो प्रॉपर्टी ज्यादा जमा नहीं करेगा, जमाखोरी नहीं करेगा, जमाखोरी नहीं करेगा, संसाधन दूसरों के पास पहुंचने शुरू हो जाएंगे। मानसिक सुख राधे विकास सबके लिए अलग हो सकता है, लेकिन मानसिक सुखों के स्रोत कुछ ही हैं। जैसे मैंने बताया, किसी के लिए मानसिक सुख आ सकता है साहित्य से, जैसे टीएन शेषन का उदाहरण दिया था, उनको वीणा बजाने से कर्नाटक शैली से मानसिक सुख मिलता था, कर्नाटक शैली के बहुत बड़े एक्सपोनेंट थे वो। ऐसे किसी दूसरे आदमी को दर्शन पढ़ने से मानसिक सुख मिलता है, तीसरे आदमी को साहित्य से आ सकता है, चौथे आदमी को बौद्धिक चर्चा से आ सकता है। अलग अलग तरह से मानसिक सुख आ सकते हैं। प्रिया गौतम, सर क्या आईएएस भी नैतिक बना है? क्यों टीएन शेषन आईएएस नहीं थे? बीडी शर्मा आईएएस नहीं थे? बुच आईएएस नहीं थे? केजे अल्फोंस आईएएस नहीं थे? सब आईएएस का ही तो नाम है भाई, सैकड़ों आईएएस ऐसे हैं बहुत नैतिक है। जेएम लिंगदो हैं, टीएन शेषन हैं, बहुत सारे आईएएस हैं जिनका करियर बड़ा बेदाग है। धर्म मानसिक सुख के साधन में नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि धर्म से कई बार चेतना का परिष्करण होने के बजाय चेतना की में गिरावट आ जाती है।
धर्म के दो मायने हैं। एक धर्म का मतलब मूल्य और एक धर्म का मतलब कर्मकांड। नमाज पढ़ना, यज्ञ हवन करना, ये कर्मकांड है, इससे चेतना में अच्छाई नहीं पैदा होती। लेकिन धर्म में ये सब बात की झूठ नहीं बोलना, किसी निरीह आदमी को सताना नहीं है, दया करनी है, मुसलमानों जैसे जकात करनी है, अपनी आय का एक भाग दे देना है, सूदखोरी नहीं करनी है, मुसलमान इसको मान लें। हिंदू जैसे कहते हैं पेड़ पौधों तक में जिंदगी है, उसको मान लें, तो आप में संवेदनशीलता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हिंदू केवल गंगा में डुबकी मारेंगे, मुसलमान दिन में नहीं खाएंगे और शाम में मुर्गे पे पिल पड़ेंगे रोजा खोल के, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आप ज़कात करते हैं, अगर आप आंतरिक जिहाद करते हैं, आंतरिक जिहाद, अपने अंदर पहले जिहाद करनी है, सच्चा मुसलमान, सूद नहीं लेता मुसलमान, नहीं लेगा, शराब नहीं पिएगा, बहुत सारे ऐसे काम करेगा मुसलमान बनने के लिए, समानता रखेगा, कोई जातिवादी का भेद नहीं मानेगा, समानता पर इस्लाम खड़ा था, तो धर्म से मानसिक सुख आ सकता है क्योंकि चेतना बेहतर होगी। लेकिन अगर आप मुसलमान बनने का मतलब दाढ़ी रखना समझते हैं, कहा देखा ना, दीन में दाढ़ी है, दाढ़ी में दीन नहीं है। मैं क्लीन सेवन रहूंगा तब भी मुसलमान हो सकता हूं। ये नहीं पजामा पहनेंगे आधे पैर का और यहां दाढ़ी लंबी रखेंगे तब मुसलमान होंगे। मौलवी बनने से मुसलमान नहीं बनोगे। मौलवियों पर बहुत आरोप हैं, जैसे हिंदू धर्मगुरुओं पर आसाराम पर आरोप है, यौन शोषण के, बाल शोषण के, वैसे मौलवियों पर ढेर सारे आरोप हैं, बच्चों के मदरसों में शोषण पर। संवेदनशील बनने के बजाय मौलवी तो कट्टर बन गए हैं, हिंदू बाबा पाखंडी बन गए हैं। तो धर्म से नहीं, धर्म से अगर चेतना का परिष्करण सीधे हो रहा होता तो सारे बाबा सबसे नैतिक होते हिंदू धर्म के। ये तो उल्टा संपत्ति जमा करने में लगे, अडानी अंबानी के आगे लाइन लगाते। ठीक है, धर्म का एक खास मायने है, प्राणियों पर दया करो, पेड़ पौधों के साथ सहअस्तित्व अपना बनाओ, जैसे हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में करुणा है, इस्लाम में समानता है। उन मूल्यों पर अगर हम टिक जाएं तो चेतना का विकास हो सकता है। मुकेश निषाद केबीसी थोड़ी खेल रहा हूं भाई, कौन बनेगा करोड़पति, कोई भी सवाल पूछ रहे हो, गांधी का सीन पढ़ लो यार। अब इस समय गांधी का सीन अचानक क्यों पूछ रहे हो? सुखवाद से कोई सवाल है, मानसिक सुख से कोई सवाल है, कुछ उससे है तो पूछो, नहीं तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी भाई। यदि आप सिविल सर्वेंट हैं तो सुखवाद आपके लिए उपयुक्त है, परिष्कृत सुखवाद उपयुक्त है। श्री महामंडलेश्वर जी 1008 पल्लवी जी। अब मैं किसी एक बाबा, किसी एक मौलवी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं। कोई एक आध बाबा, कोई एक आध मौलवी उलेमा अच्छा है तो मेरा मतलब उससे नहीं, मेरा मतलब है कि जनरली हम देख रहे हैं कि दुनिया में जहां जहां धर्म का, आपने कल देखा है कि कैसे गजा का एक प्लान इजिप्ट में अरब लीग के नेताओं ने प्रस्तुत किया। आईआर और तुम्हारे करंट की बात थोड़ी कर रहा हूं। ट्रंप ने गजा में अमेरिका से कहा है, अमेरिका को कहा है कि अमेरिका जाएगा और वहां रिकंस्ट्रक्शन करेगा, फिलिस्तीनियों को मिस्र में बसाया जाएगा, इजिप्ट में बसाया जाएगा। इजिप्ट ने उसका काउंटर प्लान बनाया। इजिप्ट ने कहा नहीं, फिलिस्तीनी वहीं गजा में रहेंगे और अरब मुल्क मिलकर गजा को फिर से बसाएंगे, मकान बनाएंगे, मलबा साफ करेंगे। जानते हो 53 अरब डॉलर का उन्होंने प्रोजेक्ट, 53 बिलियन डॉलर का एक प्रोजेक्ट सीसी ने प्रस्तुत किया, मिस्र ने प्रस्तुत किया अरब लीग के नेताओं के सामने। उसमें कौन गायब था पता है? उसमें गायब थे सऊदी अरेबिया के सुल्तान, या उनके वारिस समझ लो, मोहम्मद बिन सलमान गायब। यूएई के राष्ट्राध्यक्ष गायब, उनकी जगह उपराष्ट्रपति को भेज दिया। अब जरा सोचो, सऊदी अरब तो इस्लाम का गढ़ है, इस्लाम में ज़कात का कल्चर, जैसे मैंने कहा, रोजे का पाक महीना चल रहा है रमजान का। ऐसे में तो सऊदी अरेबिया को बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए था, लेकिन सऊदी अरेबिया यूएई अमेरिका के पिट्ठू है। उनको मुसलमान मरते हैं तो मरे, मुसलमानों की राजनीति करते हैं, लेकिन गजा के मुसलमानों के मरने पर सऊदी अरेबिया ने कोई, जब मिस्र ने कोई प्लान प्रस्तुत किया तो सामने नहीं आया। तो जहां से इस्लाम का मक्का मदीना है, वहां के शासक में जब ये भाव नहीं है तो इसका मतलब उनका इस्लाम कैसा है? उनका इस्लाम सिर्फ कर्मकांडी बन गया है। हज करने लोग आते हैं, उससे सऊदी अरेबिया पैसा कमा रहा है। तो आपको ना, इसलिए ये जो बात है, इस तरह के तमाम उससे देखेंगे तो आपको ये समझ साफ होगा कि हम एक दो लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात जनरल तरीके से देखिए। अफ्रीका के कितने मुल्कों में इस्लाम है और वहां गरीबी है? कब कतर ने, बहरीन ने, कुवैत ने, यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम अफ्रीका के गरीबी को दूर करने के लिए पैसा दे रहे हैं। अफ्रीका की गरीबी को दूर करने के लिए पैसा यूएसएड से आता था, यूरोपीय मुल्क पैसा देते हैं, क्योंकि अफ्रीका में इस्लाम बहुत प्रोमिनेंट और डोमिनेंट धर्म है। सीरिया से लोग भागते हैं, मुसलमान भागते हैं सीरिया से, वहां लड़ाई हुई, मुसलमान भागे, इराक से मुसलमान भागे, कहां बसे? यूरोप में जा रहे हैं। एक भी मुसलमान भाग के सऊदी अरेबिया नहीं आया, सऊदी अरेबिया उसको घुसने नहीं देगा। तो किस बात का इस्लाम भाई? यही बात हिंदुइज्म में भी है। तो हम जो बात कर रहे हैं जनरल बात है, किसी एक बाबा, एक प्रेमानंद, दो ईदी साहब, उनकी बात नहीं है। आइए जरा चलते हैं, अब वापस आगे चलते हैं, सुखवाद की आलोचना देखें, क्योंकि तुम लोग अब क्लास को ले जाओगे कहीं और। सुखवाद की पहली आलोचना
जैसे हमने मनोवैज्ञानिक आधार पर स्वार्थवाद की थी, याद है? स्वार्थवाद की क्या आलोचना की थी चांदनी? क्या आलोचना की थी स्वार्थवाद की चांदनी मनोवैज्ञानिक आधार? बताओ, पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में। चांदनी बताएंगी सुखवाद की क्या आलोचना, हमने स्वार्थवाद की क्या आलोचना पढ़ी थी, उसी आधार पर मैं सुखवाद की आलोचना बताऊंगा। चांदनी इंतजार कर रहा हूं, जल्दी बताओ। कोई उत्तर नहीं? तो आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन जो पीछे पढ़ाया उसका क्या होगा? इतना रिपीट करने के बाद, इतना रिवाइज करवाने के बाद पीछे से भूल जाते हो। सनी ने बताया कि मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी नहीं है, क्योंकि मनोविज्ञान से आपने सिद्धांत निकाला था, तो अगर वही आधार खारिज हो गया तो सिद्धांत भी आपका खारिज हो गया। बिल्कुल सही बात बताई आपने। प्रतीक्षा, मनुष्य एक मनोवैज्ञानिक प्राणी है, ये कोई तर्क नहीं है। तर्क ये था मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी है। सुखवादियों ने कहा था नहीं, मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी नहीं है। तो अगर मनुष्य के मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी होने से आपने स्वार्थवाद निकाला था, और सुखवादियों ने सिद्ध कर दिया था मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से स्वार्थी नहीं है, तो स्वार्थवाद खारिज हो गया था। ऐसे ही अगर हम सुखवाद ने कहा था मनुष्य मनोवैज्ञानिक रूप से सुख की आकांक्षा करने वाला प्राणी है, इसको अगर हम खारिज कर दें तो सुखवाद भी खारिज हो जाएगी। हाँ, मोहिनी ने आज कमाल किया, इनका नाम मोहिनी कमाल है, इन्होंने कमाल किया। सभी इंसान स्वार्थी नहीं होते। इसके बजाय मोहिनी ये बताया था मैंने कि बहुत सारे नहीं कहना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए प्रायः अगर एक इंसान को सुख और स्वार्थ में चयन करने का मौका मिलता है तो इंसान सुख को चुनता है, स्वार्थ को छोड़ देता है। इससे सुखवादियों ने कहा था कि इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से मूलतः स्वार्थी नहीं सुखवादी है। इससे सुख की नैतिकता को हमने मनोविज्ञान से बनाया था। तो सुखवाद की पहली आलोचना किससे करने जा रहा हूं? सुखवाद की पहली आलोचना किससे करने जा रहा हूं? मनोवैज्ञानिक आधार, क्योंकि मनोविज्ञान से सिद्धांत बना था। तो पहली आलोचना इसकी जो होगी वो क्या है? चूंकि नैतिक सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है, ऐसे में यदि मनोवैज्ञानिक सुखवाद को गलत ठहरा दिया जाए, इसका खंडन कर दिया जाए, तो नैतिक सुखवाद भी खारिज हो जाएगा। ठीक है? अब देखो, दो आधारों पर मनोवैज्ञानिक सुखवाद का खंडन हो सकता है। दो आधारों पर मनोवैज्ञानिक सुखवाद का खंडन हो सकता है। यह सवाल यूपीएससी ने पूछा है क्या सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं? पूछा है सुख क्या है, आपके लिए सुख का क्या मायने, क्या सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा करते हैं? इस सवाल यूपीएससी ने 2014 में पूछा है। ध्यान समझना, मनोवैज्ञानिक सुखवाद से नैतिक सुखवाद निकला था, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद से नैतिक स्वार्थवाद निकला था। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद कहता था मनुष्य स्वार्थी है, नैतिक स्वार्थवाद कहता था इसलिए अपने स्वार्थ के लिए ही उसको काम करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सुखवाद कहता था मनुष्य सदैव सुख की आकांक्षा करता है, नैतिक सुखवाद कहता था इसलिए मनुष्य को सुख के लिए काम करना चाहिए। नैतिक वो है जिसमें चाहिए बताया गया, मनोवैज्ञानिक वो है जिसमें बताया गया मनुष्य कैसा है। यहां हम दो आधार पर इसकी खंडन करने जा रहे हैं। एक में दिखाएंगे मनुष्य सुख की आकांक्षा नहीं करता, और एक में दिखाएंगे सभी मनुष्य सुख की आकांक्षा नहीं करते। चलो जरा हम देखते हैं, पहले इसको समझते हैं तब ये बात बताते हैं। इसका पहला आधार देखो, पहला आधार इसमें हम कहेंगे चूंकि मनोवैज्ञानिक सुखवाद मानता है कि सभी मनुष्य सदैव सुख की आकांक्षा करते हैं, ऐसे में अगर इस प्रकार के अपवाद दिखा दिए जाएं
जहां मनुष्य ने सुख के स्थान पर किसी अन्य आदर्श को चुना तो क्या हो जाएगा? तो सिद्ध हो जाएगा कि सभी मनुष्य सदैव सुख की आकांक्षा नहीं करते। पहला आधार। इसी तरीके से दूसरा आधार होगा, इसमें हम कहेंगे मनुष्य कई बार किसी आदर्श या सुख के बजाय कुछ वस्तुओं के लत का शिकार हो जाते हैं। भले उससे सुख ना मिले, इससे भी साबित हो जाएगा। अब पहले वाले उदाहरण में दोनों की तरफ हमको क्या दें? उदाहरण जिससे जो बात लिखी वो सिद्ध हो जाए। अगर बात सिद्ध हो जाएगी तो सुखवाद खारिज हो जाएगा, क्योंकि सुखवाद कहता है सभी मनुष्य हर समय सुख की आकांक्षा करते हैं, इसलिए हमको सुख के लिए काम करना चाहिए। हम क्या दिखा रहे पहले में कि सब मनुष्य सुख की जगह, सब मनुष्य नहीं, कुछ मनुष्य सुख की जगह कई बार दूसरे किसी आदर्श की आकांक्षा करते हैं। और दूसरी बार हम दिखाएंगे तो इससे क्या साबित होगा? सब सुख की आकांक्षा नहीं करते। जब सब सुख की आकांक्षा नहीं करते तो सब सुख की आकांक्षा करते हैं, ये मान के निकाला गया सिद्धांत भी सही नहीं होगा। और दूसरी बार हम दिखाएंगे सुख प्राप्त होता है उपभोग से। कई बार मनुष्य जिस चीज के उपभोग से सुख प्राप्त होता है उसका उपभोग करते ही नहीं है, केवल उस वस्तु तक ही रुक जाते हैं, उपभोग नहीं कर रहे। तो यह भी सिद्ध करता है कि मनुष्य उपभोग कर ही नहीं रहा है, पैसा कमा रहा है, उपभोग नहीं कर रहा है। सुख तो तब मिलता है जब हम पैसा कमाते हैं, उस पैसे खर्च करके कोई वस्तु खरीदते हैं, उसका उपभोग करते हैं, उससे कोई क्षति होती है, उससे सुख मिलता है। लेकिन आप पैसा कमाने में कष्ट सहते जाएं और उसका उपभोग ना करें तो फिर तो आप इकट्ठा कर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, लेकिन उस संचय का इस्तेमाल उपभोग में नहीं कर रहे हैं। तो अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में अपनी खपा दी, आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका भोग करेंगी, आप नहीं कर रहे हैं। चलिए दोनों उदाहरण देख लेते हैं। मैंने एक हिंट दे दिया। इधर वाले में जो इधर लिखा था इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है जैसे पैसे की लत, संपत्ति की लत। कई ऐसे लोग हैं जो खूब पैसा कमाते हैं लेकिन बड़े मक्खी चूस कंजूस होते हैं, खर्च नहीं करते, बड़ी सादगी से रहेंगे, सिंप्लिसिटी से रहेंगे, 2-4 जोड़ी कपड़े के अलावा कपड़ा नहीं खरीदेंगे। भाई तुम अगर पैसा कमा रहे हो, अब पैसा कमाए जा रहे हैं, उसको अपने घर में कहीं दीवार में दबाए हुए हैं, कहीं बेड में रखे हुए हैं, पैसा नहीं कमाते तो व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन पैसे से कोई इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। मार्क्स ने पैसे की जगह कमोडिटी फिट इसका नाम दिया था। कई बार लोग ना लत उनको लग जाती है चीजों की। औरतों को कई बार ना बहुत सोना इकट्ठा करने की लत लग जाती है, पहनती नहीं हमेशा, खरीद खरीद के रखती जाती है। बहुत सारी औरतें हैं वो गहना रखती जाती हैं, पैसा मिला खरीद ली और रख दिया, वो सारा गहना कभी उन्होंने आज तक एक बार में नहीं पहना है, रखे जा रही। तो ऐसी बहुत सारी लत है ना, ऐसे जैसे मैंने कहा गोल्ड की, भारतीयों में इसकी बड़ी लत है, गोल्ड इकट्ठा किए जा रहे हैं, इनकी लत है, जबकि इनका उपभोग नहीं कर रहे। जैसे आपने 7-8 प्लॉट खरीद लिया। देखिए प्लॉट खरीदने से मानसिक सुख नहीं आएगा, बताया था मानसिक सुख तो आता है चेतना के परिश्रम से। और जो प्लॉट खरीदने वाला आदमी है वो चेतना का परिश्रम तो नहीं, वो तो लालची स्वार्थी है, तो मानसिक सुख तो उसको कहेंगे नहीं। और शारीरिक सुख मिलने के लिए तो आपको उस पैसे को भोगना पड़ेगा, उस प्लॉट पे जाकर रहना पड़ेगा, उस मकान में जाकर रहना पड़ेगा। मकान खरीद लिया आपने, फ्लैट खरीद लिया 10, रह रहे हो घर में, तो तुमने भोगा कहां उस मकान को? खरीदे जा रहे हो। कल मैंने देखा एक गायक मीका सिंह, उसने लिखा उसके पास 99 फ्लैट्स हो गए, 99 फ्लैट वो खरीद चुका है, और 99 फ्लैट खरीद चुका है और 100 एकड़ का फार्म हाउस है। अब 99 फ्लैट में कोई कैसे रहेगा? इसका तो उसको फ्लैट खरीदने की क्या लग गई? लत। तो ये लोग जो हैं ये क्या दिखा रहे हैं? जब इसका उपभोग नहीं कर रहे हैं तो शारीरिक सुख नहीं भोग रहे हैं, उल्टा इसको इकट्ठा कर रहे, अपनी जिंदगी खत्म किए जा रहे हैं। मैं पैसा कमाता, 4 गाड़ी खरीद लिया, कभी से चलता हूं, कभी से, वो तो उपभोग है। मैंने 5 घर बना लिया, 5 घर में कभी ऐसा थोड़ा, कभी 2 दिन में रहा, 5 दिन में रहूं, 6 दिन में रहूंगा, पड़े हुए अलग अलग शहरों में प्लॉट घर पड़े हुए। तब ये शारीरिक सुख नहीं भोग रहे। ऐसे लोग हमारा उदाहरण है किसका? तो सुखवादी नहीं हुए। कई बार ये एक गरीब आदमी की तरह बिल्कुल सादगी की तरह रह रहे हैं, मिडिल क्लास का आदमी ज्यादा उपभोग कर ले रहा है, ये तो बस सिर्फ जमा कर रहे हैं। कैसे ये जमाखोरी वाले लोग हैं, उपभोग वाले नहीं। ठीक ऐसे इधर वाला उदाहरण क्या हो? इधर वाले उदाहरण में होगा सुकरात, इधर वाले उदाहरण में होगा कैप्टन विक्रम बत्रा।
इधर वाले उदाहरण में होगा भगत सिंह, बहुत सारे और भी ऐसे लोग हो सकते हैं। देखो, सुख भोगने के लिए मेरा जिंदा रहना जरूरी है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक। सुकरात को जब कहा गया इस सवाल पूछना छोड़ दो, सुकरात ने कहा नहीं छोड़ूंगा। कहा जहर पिला देंगे, कहा पी लेंगे। अब जब जहर ही पी लूंगा तो मेरा सारा सुख खत्म। सुकरात ने क्या किया? सत्य के आदर्श को सुख पर तरजीह दी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने भारत की लड़ते अपनी जान दे दी, परमवीर चक्र मिला, जान दे दी। पता है उनको मर जाऊंगा, दुश्मन के सामने जा रहा हूं, मर जाऊंगा या मर सकता हूं। उन्होंने राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए अपने शरीर, अपने प्राण का बलिदान कर दिया। भगत सिंह जेल में भूख हड़ताल कर रहे हैं, कोई सुख नहीं मिल रहा है, माफी नहीं मांग रहे हैं, जिंदगी नहीं रहेगी, सुख किस बात का? तो सब क्या है? इन्होंने स्वतंत्रता के आदर्श को सुख के स्थान पर चुना। इन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा को सुख की जगह चुना। इसने सत्य को सुख पर तरजीह दी। और ऐसे लोग थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किसी बड़े आदर्श के लिए अपनी जिंदगी तक की परवाह नहीं की। तुम कहेंगे इसलिए सुखवादी थोड़े हैं। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि आदमी को पेन में सुख मिलता है। मैं भी उदाहरण दूं बहुत सारे ऐसे लोगों का जो जिन्होंने बड़ा पेन सहा, नेल्सन मंडेला, आप कहेंगे सर उसमें भी सुख है, तो फिर तो सुख और दुख का भेद ही खत्म हो जाएगा। अगर आप हर चीज को सुखी बना देंगे फिर तो दुख किस बात का? फिर तो दुनिया में दुख ही नहीं। अरे सुख शब्द का प्रयोग करते हो उसका तो कुछ दुख भी है, तो ऐसा थोड़ा हर दुख को सुखी बता दोगे। इसलिए एक उदाहरण। दूसरा, सुखवाद की नैतिकता से ऐसी कर्तव्य की नैतिकता समाप्त हो जाएगी। मैंने पढ़ाया कर्तव्य की नैतिकता होगी, कैसे होगी दिखाया, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस कर्तव्य की नैतिकता समाप्त हो जाएगी जिसमें कर्तव्य पालन में पीड़ा मिल रही हो। जैसे कोरोना जैसी महामारी के काल में चिकित्सकों का शारीरिक मानसिक पीड़ा सहकर बीमार लोगों का इलाज। कोरोना में जिन डॉक्टर्स ने मरीजों का इलाज किया वो जानते थे कि डॉक्टर्स मर रहे हैं। पीपी किट पहनना पड़ता था 8-8 घंटे, ऊपर से नीचे तक सब कुछ ढका रहता था। आप जो सांस लेते थे उसका भाप बनने लगता था यहां पे। लेकिन डॉक्टर्स पीपी की किट को पहन के मरीजों का इलाज कर रहे होते थे। उनके सामने लोग मर रहे होते थे, उनके परिजनों से दूर रहना पड़ता था उनको, घर अपने नहीं जा पाते थे जब तक कोरोना का हुआ था बहुत। एक बार डॉक्टर हॉस्पिटल में घर नहीं जा रहे, क्वारंटीन एक अलग कमरे में रहे, अपने बच्चों के साथ नहीं मिल पा रहे। डॉक्टर्स ने किया, इबोला फैलता अफ्रीका में, क्यूबा से डॉक्टर आते हैं, जान की बाजी लगा देते हैं। क्यूबा के डॉक्टर हर जगह आपको मिलेंगे। तो ऐसे जो तमाम कर्तव्य हैं, जो मानवता के प्रति कर्तव्य हैं, जिसका पालन करने में व्यक्तियों को क्या सहनी पड़ रही पीड़ा, उन तमाम उदाहरणों में भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य सुख के लिए काम कर रहा है। ना उसको शारीरिक सुख है ना उसको मानसिक सुख है। आपके इर्द जब लोग मर रहे होंगे तो आपके अंदर मानसिक सुख थोड़े है और आपको शारीरिक सुख भी नहीं मिल रहा है। मैंने कहा ना कि अगर आप हर चीज को सुखी बता देंगे फिर तो पीड़ा और सुख का भेद ही खत्म हो जाएगा। दूसरी आलोचना ये। तीसरी आलोचना है, तीसरी आलोचना है सुखवादी नैतिकता मानती है कि सुख नैतिक है और पीड़ा, दुख अनैतिक है। सुख नैतिक है, पीड़ा अनैतिक है, सुखवादी नैतिकता मानती है। लेकिन हम पाते हैं कि सारे बड़े महत्वपूर्ण सुख तो पीड़ा सहने के बाद ही आते हैं। सुखवादी कहते पीड़ा अनैतिक है। तो जरा बताओ, तुम जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो सफल हो जाओगे तो सुख मिलेगा। लेकिन अभी देखो, कह रहे कुछ लोग क्लास खत्म कर दीजिए सर, अब जाएंगे, भाग जाएंगे, जीवन संकट में आ गया है। तो ऐसे लोग जिनका जीवन संकट में आ गया, जो भागने की बात कर रहे हैं, हाँ किसमें? पीड़ा में। लेकिन इसी पीड़ादायक तैयारी से तो सफलता भी आती है। और आप तो कहें पीड़ा अनैतिक है, तो सारी तैयारी अनैतिक है। क्योंकि पीड़ा अगर अनैतिक है तो तैयारी अनैतिक है। अगर आप ये कहेंगे पीड़ा से ही सुख मिलता है तो फिर तुमको ये कहना पड़ेगा अनैतिकता से नैतिकता आती है। क्या तर्क बनेगा इससे? ऐसे में तो
दुख को अनैतिक मानने पर मानना होगा कि अनैतिकता रूपी दुख नैतिकता रूपी सुख को उत्पन्न करता है। तब तो यह तर्क बनेगा कि दुख सुख का अर्थात अनैतिकता नैतिकता की साधन है। नैतिकता नैतिकता की भेद खत्म हो जाएगी। तुमने दुख को अनैतिक कहा था, सुख को नैतिक कहा था, लेकिन अगर दुख से सुख आएगा तो फिर तो अनैतिकता से नैतिकता आ रही। एक कॉमन उदाहरण इसका क्या है? ऑपरेशन, सर्जरी। ऑपरेशन में क्या होती है? पीड़ा। लेकिन उसी ऑपरेशन के बाद आदमी को क्या मिलता है? सुख। तो अगर पीड़ा अनैतिक है तो फिर ऑपरेशन अनैतिक हो गया। अब उसी अनैतिक ऑपरेशन से बाद में आप स्वस्थ हो गए। स्वस्थ हो गए तो आपके जीवन में आ गया सुख। इसका मतलब आपने अनैतिकता से सुख रूपी नैतिकता पैदा की। तो एब्सर्ड बात हो जाएगी, बकवास बात हो जाएगी। आपको कहना पड़ेगा अनैतिकताएं नैतिकताओं को पैदा करती है। ये कोई बात ही नहीं। इस तरह की एब्सर्डिटी भी सुखवाद को मानने पर माननी पड़ेगी। और एक आखिरी आलोचना सुन लो। बहुत सारी आलोचना है लेकिन मैं कुछ बता रहा हूं आपको। सिज्विक नामक विचारक ने सुखवाद का विरोधाभास नामक संकल्पना से सुखवादी नैतिकता का खंडन किया। हाँ, तो जिसका नेटवर्क खत्म हो गया, जाओ, काहे परेशान रहते हो? बताने की जरूरत थोड़ी चाहिए पड़ती है कि थैंक यू बोलोगे, बताओगे, फिर जाओगे। भागते जाओ, जिसका खत्म हो रहा नेटवर्क, भागते जाओ। देखो क्या बताया सिज्विक ने कहा कि सुखवादी कहते हैं कि पहले सुख की इच्छा आती है, फिर हम कोई काम करते हैं, फिर इच्छा पूरी होती है और फिर सुख मिलता है। सिज्विक कहता है बात गलत है। कहता सुख की इच्छा लेके कोई काम दिमाग में लेके जाओगे और फिर उस इच्छा को पूरा करने की कोशिश करोगे तो तुमको सुख नहीं दुख मिलेगा। क्या कह रहा है सिज्विक? ये कहता है कि सुखवादी मानते हैं कि पहले क्या आती है? पहले इच्छा, इच्छा के बाद कोई कार्य, फिर उससे या फिर उपभोग, फिर इच्छा की तृप्ति और उसके बाद मिलता है सुख। उसके अनुसार इस प्रक्रिया से कभी सुख नहीं मिलता, उल्टा दुख होता है। पीसीएस में पूछा जा सकता है, सुखवाद का विरोधाभास आपसे पूछा जा सकता है। कैसे? कहता देखो, मान लो एक खिलाड़ी है, उसके अंदर खेलने की इच्छा पैदा हुई कि आज संडे है, सैटरडे है, आज क्रिकेट खेला जाए। इच्छा की ठीक बात है यहां तक। अब बैट लेके मैदान में गया। सिज्विक कहेगा कि अगर ये पूरे टाइम खेलते समय अपने दिमाग में इच्छा रखेगा कि आज मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं खेलने के लिए, हर बॉल मार के सोचेगा इच्छा पूरी हुई कि नहीं, बॉल मारने से पहले भी सोचेगा कि इच्छा पूरी हुई कि नहीं, बॉल फेंकने जाएगा तो देखेगा कि इस बॉल को फेंकने से सुख मिलेगा कि नहीं, तो गेम पे कम ध्यान देगा, पूरे टाइम यही सोचता रहेगा इस वाली बॉल फेंकने से, ये गेंद पकड़ने से, ये शॉट मारने से इच्छा पूरी होनी चाहिए। सिज्विक कहेगा कितना अगर वो सुख के बारे में सोचेगा, इच्छा पूर्ति के बारे में सोचेगा तो उसको मानसिक तनाव हो जाएगा। कहता है सुख ऐसे नहीं मिलता कि आप सुख को सोचते हैं, फिर सुख की इच्छा लेके जाते हैं, फिर काम करते हैं, ऐसा नहीं होता। कहता हम कोई काम करते हैं, हम सुख को भूल जाते हैं। एक आदमी सुबह बल्ला उठा के संडे को निकल पड़ा खेलने, मैदान में गया, खूब खेला, शाम को कहता है बहुत मजा आया। जब उसको बहुत मजा आया तो पूरे खेल के दौरान उसने कभी सुख के बारे में सोचा ही नहीं। वो तो बॉल फेंक रहा था, शॉट मार रहा था, फील्डिंग कर रहा था। जब प्रक्रिया कंप्लीट हुई तब उसने किसी ने पूछा कि मजा आया? कहता बहुत मजा आया। लेकिन पूरे खेल के दौरान वो सुख की इच्छा को भूल बैठा था। आप ऐसे किताब पढ़ें, उपन्यास पढ़ें, हर पन्ना हर सेंटेंस पढ़ने से पहले आप सोचते रहें केवल लाइन पढ़ूंगा सुख मिलेगा कि नहीं। कोई सुख नहीं मिलेगा। आप किताब में तल्लीन हो जाते हैं, कुछ सुख दुख के बारे में सोचते हैं। किताब खत्म करते हैं, आप कहते हैं बहुत मजा आया किताब पढ़ने में। तो सिर्फ कहता है कि अगर तुम सुख की इच्छा लेके उसकी चेतना के साथ कोई काम करोगे, उसी को याद रखोगे और हर समय सोचोगे इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई, तो सुख नहीं मिलेगा। कहता है सुख को भूल जाने से सुख मिलता है, सुख को याद रखकर काम करने से सुख नहीं मिलता। इसलिए उसका मानना है कि सुखवाद का विरोधाभास है, सुखवादियों के खिलाफ तर्क है।
सुखवादी कहेंगे बिना इच्छा आए और फिर उस इच्छा को ध्यान में रखकर काम किए बिना सुख नहीं मिलेगा। ये कहता नहीं ऐसा नहीं होता, हम काम करते हैं, किताब पढ़ते हैं, पता नहीं होता किताब पढ़ने से मजा आएगा नहीं आएगा। आप कोई किताब पढ़ते हैं तो पहले थोड़ा पता होता है किताब कितनी मजेदार है। सिनेमा देखने जाते हैं, आपको थोड़ा पता होता है सिनेमा कितना अच्छा निकलेगा। सिनेमा देखने के बाद आप कहते हैं बहुत अच्छा सिनेमा था, किसी दिन कहते हैं बहुत खराब था। तो प्रक्रिया की बात है कि आपको मजा नहीं आया या सिनेमा देख के आपको मजा आया, प्रक्रिया पूरी होने के बाद का मामला है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब हम सुख को भूल कर काम करते हैं तब सुख मिलता है। सुख को याद करके काम करने से सुख नहीं मिलता। इसको कहते हैं सुखवाद का विरोधाभास। जैसे मैंने उदाहरण दिया तुमको किताब का, कहानी का, सिनेमा देखने का, ओटीटी पे कोई कंटेंट देख रहे हो, पहले से नहीं पता है सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सुखवादी मानते परिणाम पहले से हम जान के तब जाते हैं सुख मिल ही जाएगा। ऐसे में तो हर सिनेमा देखने से हमको पता होता है सुख मिल जाएगा, कहां मिलता है। प्रक्रिया में जाते हैं, उसके बाद आप परिणाम बताते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सुखवाद की कुछ आलोचनाएं समझ पाए और हमने सुखवाद का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। कल मैं बहुत संक्षेप में, बहुत विस्तार से नहीं, उपयोगितावाद के बारे में कुछ बात बता दूंगा, तो हम परिणाम सापेक्षतावाद के भी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक आध क्लास में फिर से लूंगा, थोड़ा और हो जाने तो फिर लूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन 1-2, क्योंकि मैंने नैतिकता वाले में तो कुछ लिया था, उसके बाद से नहीं लिया है। ये जब पूरा हो जाएगा फिर उस पर जाएंगे। तो कल उपयोगितावाद पढ़ेंगे। उपयोगितावाद के बाद फिर हम पहले यूनिट में जो बाकी टॉपिक हमको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, एक दिन में टॉपिक निपटाएंगे, क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और फिर यूनिट 1 पूरी हो जाने के बाद हम 2 लेक्चर लगाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर पर, और तब यूनिट 2 पर एप्टीट्यूड पर जाएंगे। तो आज यहीं रुक जाएंगे, आज यहीं तक। अगली क्लास में इससे आगे मिलेंगे तो फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया, नमस्कार, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।